ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है कि अमेरिका ताइवान में रह रहे अपने नागरिकों को वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है। इनसाइडर पेपर नाम की न्यूज वेबसाइट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी दी। ब्रिटेन के अखबार द डेली एक्सप्रेस ने भी यह खबर छापी है। बताया जा रहा है कि अमेरिका बीते कम से कम 6 महीनों से अपने नागरिकों को ताइवान से निकालने का प्लान बना रहा था। यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसका एक ही मतलब है। इसका मतलब यह है कि ताइवान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। चीन उस पर हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका यूं ही ताइवान से अपने नागरिकों को नहीं निकालेगा। उसे अपने नागरिकों की जान का डर सता रहा है, और अमेरिका के नागरिकों की जान को खतरा तभी हो सकता है जब चीन ताइवान से जंग छेड़ दे। और इस खबर में दम इसलिए भी है क्योंकि चीन ने एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार अपने फाइटर जेट ताइवान की तरफ उड़ा दिए, जिसके बाद ताइवान ने लड़ाकू विमानों से लेकर जंगी जहाज और मिसाइलें तैनात कर दी। चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो यह तक ऐलान कर चुके हैं कि चीन ताइवान पर अपना राज कायम करके ही रहेगा, फिर चाहे उसके लिए चीन को ताकत का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। इसलिए चीन ताइवान की हवाई सीमा में अपने विमान उड़ाकर घुसपैठ करता रहता है। इस बार भी उसने अपने फाइटर जेट से लेकर बम बरसाने वाले 24 विमान ताइवान की तरफ भेज दिए। ताइवान ने दावा किया कि इनमें 10 विमानों ने मीडियन लाइन ही पार कर दी। मीडियन लाइन समंदर में बनी वो रेखा है जो चीन और ताइवान को एक दूसरे से अलग करती है। मीडियन लाइन पार हुई तो ताइवान भी एक्शन में आ गया और उसने चीन के विमानों पर नजर रखने के लिए आसमान में अपने फाइटर जेट छोड़ दिए, तो समंदर में जंगी जहाज उतार दिए और जमीन पर मिसाइलें तैनात कर दी। ताइवान का ये आक्रामक रवैया इसलिए देखने को मिला क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही करीब 6 घंटे के अंदर चीन के 37 जंगी जहाज ताइवान की हवाई सीमा में घुस गए थे। इधर गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण केस का आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो नए सिम कार्ड इस्तेमाल करने की वजह से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग से पुलिस ने उसे धर दबोचा। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के खेल से पर्दा उठने के बाद से बद्दो फरार चल रहा था और पुलिस से बचने के लिए वो करीब 10 दिन से अलग अलग शहरों में नाम बदलकर छिप रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो को पकड़ने के लिए उसके रिश्तेदारों के मोबाइल फोन सर्वेलेंस पर रखे गए थे। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान बद्दो ने नए सिम कार्ड से अपने एक रिश्तेदार को फोन किया, जिसकी वजह से वो नजर में आ गया। और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में मौजूद एक लॉज में बद्दो के छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर बद्दो और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो रात के वक्त 2 लोगों के साथ लॉज के अंदर जाता नजर आया। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद बद्दो बुरी तरह डर गया था और इसी वजह से वो पुलिस से बचने के लिए 31 मई को फरार हो गया था, क्योंकि उसे ये भनक लग चुकी थी कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जाल बिछाना शुरू कर दिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद गाजियाबाद पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में महाराष्ट्र के ठाणे में थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि केस दर्ज होने के बाद डर की वजह से बद्दो फरार हो गया था। पुलिस से बचने के लिए वो लगातार अपना ठिकाना भी बदल रहा था। इसीलिए उसे पकड़ने के लिए पुलिस उसके दोस्तों और रिश्तेदारों पर लगातार नजर रख रही थी। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों के लिए बद्दो मुंबई के वर्ली इलाके में छिपा रहा। बाद में वो नाम बदलकर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग की एक लॉज में छुप गया। सूत्र बताते हैं कि पुलिस को चकमा देने के लिए बद्दो ने लॉज में अपना नाम शाहबाज लिखवाया था, लेकिन इसके बाद भी वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में चल रहे गेमिंग ऐप से धर्मांतरण केस में नए किरदार बिलाल फिलिप की एंट्री हो गई। आरोप है कि उसके वीडियो का इस्तेमाल हिंदू नाबालिग लड़कों का ब्रेन वॉश करने के लिए किया जाता था। खुद को इस्लाम धर्म का प्रचारक कहने वाला बिलाल फिलिप भगोड़े जाकिर नाइक का दोस्त बताया जाता है। और गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के इस खेल में लड़कों को बरगलाने के लिए इसके वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 साल से गाजियाबाद धर्मांतरण गैंग के लोग बिलाल फिलिप के भाषण सुन रहे थे। आरोप है कि गिरोह के लोग लड़कों को गुमराह करने के लिए इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते थे। और पुलिस के मुताबिक बिलाल फिलिप का नाम 2021 में भी यूपी में धर्मांतरण से जुड़े एक मामले में सामने आया था। जांच एजेंसियों का कहना है कि बिलाल पिछले 4 साल में भारत के 12 से ज्यादा लोगों को बरगलाकर आतंकी बना चुका है। इसलिए जांच एजेंसियां उसके वीडियो खंगालने के साथ उसके मददगारों की तलाश में हैं, ताकि भारत में जहर फैलाने वालों पर लगाम लगाई जा सके। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक गेमिंग ऐप से धर्म बदलवाने के आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो को पुलिस सड़क के रास्ते महाराष्ट्र के ठाणे से यूपी के गाजियाबाद ला रही है। बद्दो को गिरफ्तार करने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने उसे ठाणे की कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 3 दिन यानी 15 जून तक के लिए ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि कोर्ट में पुलिस ने यह बताया कि गेमिंग ऐप से धर्मांतरण कराने के आरोपी बद्दो को सड़क के रास्ते करीब 1500 किलोमीटर का सफर तय करके यूपी के गाजियाबाद लाया जाएगा। इस पर कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को रास्ते में बद्दो के खाने पीने और उसकी सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए। 23 साल का शाहनवाज उर्फ बद्दो महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुमरा इलाके का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने एक दिन पहले रायगढ़ जिले के अलीबाग इलाके की एक लॉज से गिरफ्तार किया। इधर पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मास्टरमाइंड बद्दो ने पूछताछ में भगोड़े जाकिर नाइक से प्रभावित होने की बात कबूल कर ली। बद्दो पर गेमिंग ऐप से दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद और उसके आसपास रहने वाले 4 हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्म बदलवाने का आरोप है।
और सूत्रों के मुताबिक ऐसा उसने जाकिर नायक के प्रभाव में आकर किया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बद्दो की नजर कई हिंदू लड़कों पर थी जिन्हें वो बरगलाने में जुटा था, लेकिन 30 मई को गाजियाबाद पुलिस ने धर्मांतरण के इस खेल से पर्दा उठा दिया। जांच के बाद 4 जून को पुलिस ने धर्मांतरण कराने के आरोप में अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। फिर 11 जून को इस खेल के मास्टरमाइंड बद्दो को महाराष्ट्र के रायगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में बद्दो ने यह कबूल किया कि उसने भगोड़े जाकिर नायक के भाषणों से प्रभावित होकर गेमिंग ऐप से धर्मांतरण की साजिश रची थी। पुलिस को शक है कि कई प्रतिबंधित लोगों के साथ भी बद्दो के तार जुड़े हो सकते हैं। इस बीच गाजियाबाद पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शाहनवाज उर्फ बद्दो खुद को गैर मुस्लिम बताकर गेमिंग ऐप के जरिए हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्म बदलवाता था। इसका पता तब चला जब पुलिस ने मुस्लिम धर्म अपना चुके नाबालिग लड़कों से बातचीत की, जिसके जरिए बद्दो की इस साजिश से पर्दा उठ गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि गेमिंग ऐप पर बद्दो ने फर्जी नाम से आईडी बना रखी थी, जिसमें उसने खुद को गैर मुस्लिम बताया था ताकि हिंदू नाबालिग लड़के उसकी बातों पर भरोसा कर सकें। सूत्र बताते हैं कि चैटिंग ऐप डिस्कॉर्ड पर उसने लड़कों को यह बताया था कि वो पहले ईसाई धर्म को मानता था, लेकिन बाद में उसने इस्लाम धर्म अपना लिया। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि बद्दो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए उन लड़कों को टारगेट करता था जिन्हें गेम खेलने की लत थी। सूत्रों का कहना है कि बद्दो उन लड़कों को यह बताता था कि वो गेम खेलने से पहले कुरान की आयतें पढ़ता है और उसकी मदद से वो उस गेम का हर लेवल आसानी से पार कर जाता है। उधर रूस के एक अखबार ने एक रिपोर्ट छापी कि अपने राजनयिक रिश्ते बहाल करने वाले ईरान और सऊदी अरब यही नहीं रुकेंगे बल्कि दोनों आगे सैन्य सहयोग भी बढ़ाएंगे। अखबार ने दावा किया कि दोनों देश समुद्र की सुरक्षा के लिए एक ज्वाइंट ग्रुप बनाने के लिए राजी हो गए हैं, जबकि पश्चिम एशिया में अमेरिका पहले से ही समुद्री सुरक्षा के गठबंधन की अगुवाई करता है। यानी पश्चिम एशिया में अमेरिका के रुतबे को तगड़ा झटका लगने वाला है। और जब अमेरिका का दोस्त सऊदी अरब उसके दुश्मन ईरान से रक्षा सहयोग बढ़ाएगा तो पश्चिमी एशिया के इस इलाके में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के साथ सैन्य रिश्ते बनाकर ईरान अमेरिका से अपनी दुश्मनी ही निकालेगा। और अब तक पश्चिम एशिया में अमेरिका का पलड़ा भारी रहा है। उसने ईरान को घेरने के लिए जबरदस्त खेमेबंदी की हुई है। ईरान का पड़ोसी तुर्की अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन नेटो का सदस्य है। ईरान के दोस्त सीरिया में अमेरिका की सेना मौजूद है। ईरान का दुश्मन इजराइल अमेरिका का दोस्त है। ईरान के दूसरे पड़ोसी इराक को अमेरिका कमजोर कर चुका है और पश्चिम एशिया का बड़ा देश सऊदी अरब अमेरिका का दोस्त रहा है। लेकिन अब ये समीकरण बदल रहे हैं। वहीं अमेरिका के साथ जंग के आसार के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने संकेत दिए कि अमेरिका के साथ परमाणु डील बहाल हो सकती है। 2015 में ईरान की अमेरिका और कुछ दूसरे पश्चिमी देशों के साथ परमाणु संधि हुई थी। उसके तहत पश्चिमी देशों ने ईरान से अपने प्रतिबंध हटा लिए थे और बदले में ईरान ने अपने परमाणु प्रोग्राम पर नकेल कसी थी। लेकिन 3 साल बाद ही अमेरिका ने वो डील तोड़ दी। जवाब में ईरान ने भी डील की शर्तों को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया। और तभी से अमेरिका, इजराइल और संयुक्त राष्ट्र लगातार ये आशंका जता रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। ईरान को रोकने का बस एक ही चारा है, उसके साथ परमाणु डील फिर बहाल करना। मगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इतना ज्यादा है कि दोनों एक दूसरे को धमकी दिए बिना बात तक नहीं करते और पिछले कई महीनों से दोनों के बीच डील को लेकर चल रही बातचीत बंद पड़ी है। लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बयान से पश्चिमी देशों को थोड़ी राहत की सांस मिली, क्योंकि उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ परमाणु डील हो सकती है बशर्ते उससे ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई आंच ना आए। उधर इजराइल और अमेरिका से बढ़ते झगड़े के बीच ईरान ने एक नए और खतरनाक ड्रोन का सफल परीक्षण किया। ये दावा पश्चिमी मीडिया ने किया। कुछ दिन पहले ईरान के एक हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट करने की खबर आई थी, जिसके बाद उसने एक नए ड्रोन का टेस्ट किया। यूक्रेन जंग में उसका आत्मघाती ड्रोन पहले ही अपनी ताकत दिखा चुका है, जिसने उसके दुश्मनों को एक बार नहीं बार बार डराया। और उसका नया ड्रोन भी दुश्मनों के पसीने छुड़ा सकता है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान का ये खास बॉम्बर ड्रोन करीब 7 किलो तक का बम उठा सकता है और 500 मीटर की ऊंचाई से अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। ये ड्रोन एक बार में 10 छोटी मिसाइलें दाग सकता है और इस ड्रोन को किसी भी तरह के मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। यानी शाहिद 136 के बाद ईरान का नया ड्रोन आ गया, जिसे उसने अर्बाइन प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया और अमेरिका और इजराइल को परेशान करने का नया रास्ता तैयार कर लिया। इधर मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड में पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी मनोज साने ने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती के शव के टुकड़ों को कहीं फेंकने के आरोपों से इनकार कर दिया। इससे पहले पुलिस को आरोपी के फ्लैट से शव के 13 से 14 हिस्से मिले थे, जिससे उन्हें आशंका थी कि शव के कुछ हिस्सों को आरोपी मनोज साने ने कहीं ठिकाने लगा दिया। जिसके बाद से पुलिस आरोपी मनोज साने से लिव इन पार्टनर सरस्वती की हत्या के मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी मनोज ने सरस्वती के अंगों को बाहर ठिकाने लगाने के आरोप से इनकार किया, जिसके बाद अब पुलिस मनोज के इस बयान की जांच कर रही है और गीता आकाशदीप सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें मनोज साने एक काले रंग की पॉलिथीन लेकर जाता दिखा। लेकिन उस पॉलिथीन में सरस्वती के बॉडी पार्ट थे या नहीं, इसकी मुंबई पुलिस अब जांच कर रही है। पुलिस को अभी सरस्वती की फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। इस बीच लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोपी मनोज साने पर वेब सीरीज देखकर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि इस बात के कई अहम सुराग उसके पास से मिले मोबाइल फोन से मिले। पुलिस उसे इस हत्याकांड में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
जिसमें लिव इन पार्टनर की हत्या करने के आरोपी मनोज साने पर वेब सीरीज देखकर हत्या की साजिश रचने के आरोप हैं। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि मनोज साने ने एक वेब सीरीज देखी और शव को ठिकाने लगाने के तरीके भी गूगल पर सर्च किए। सूत्रों के मुताबिक आरोपी दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस से तो प्रभावित था ही, साथ ही उसने वेब सीरीज देखी और उसी के आधार पर हत्या का प्लान तैयार किया। और हत्या के बाद 4 जून को उसने सरस्वती के शव की तस्वीरें भी खींची, जिससे कि बाद में याद आने पर उन तस्वीरों को वो देख पाए। आरोप है कि इसके बाद उसने अगले दिन कटर मशीन खरीदी और उसी के जरिए सरस्वती के शव के टुकड़े किए। सूत्रों के मुताबिक शव का 10% हिस्सा गायब है। वहीं आरोप है कि मीरा रोड हत्याकांड के आरोपी मनोज साने ने 4000 रुपए में एक पेड़ काटने वाला कटर खरीदा था। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि उसी कटर से उसने अपनी लिव इन पार्टनर के शव के टुकड़े किए और शव के उन्हीं टुकड़ों को मुंबई पुलिस ने बाद में उसके फ्लैट से बरामद किया, जिसके लिए मनोज साने ने 4 जून को भाईंदर ईस्ट इलाके की एक दुकान से पेड़ काटने वाला कटर खरीदा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2 दिनों के बाद वो फिर उसी दुकान पर कटर मशीन को ठीक कराने पहुंचा था, क्योंकि कटर मशीन की चेन और ब्लेड टूट गया था और उसने पेड़ काटते समय कटर मशीन टूटने की बात बताई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस समय वो कटर मशीन ठीक कराने पहुंचा था वो बिल्कुल साफ थी, लेकिन आरोपी मनोज काफी तनाव में था। आरोप है कि हत्या के वक्त उसने जो कपड़े पहने थे उन्हें वो पहले ही ठिकाने लगा चुका है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस को आरोपी के फ्लैट से 5 बोतल नीलगिरी तेल मिला है, जिसमें बॉडी पार्ट उबाले जाने की पुलिस को आशंका है। उधर पाकिस्तान की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के एक आतंकी के शव को गाड़ी के आगे बांधकर शहर में घुमाते नजर आए। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि उसने पेशावर के आसपास मौजूद आतंकियों के अड्डों पर जोरदार हमले किए और पाकिस्तान में आतंक फैलाने वाले संगठन टीटीपी के एक आतंकी को मारकर सेना की गाड़ी के आगे बांध दिया। पाकिस्तानी सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में उसके कुछ सैनिक गाड़ी के सामने बंधे एक शव को पकड़े नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान को आईना दिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान आए दिन जम्मू कश्मीर में होने वाली भारतीय सेना की कार्रवाई पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का राग अलापता रहता है, जबकि उसकी खुद की सेना ही शव को गाड़ी से बांधकर अपनी ताकत दिखाती नजर आई। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि पिछले 10 दिनों में अलग अलग शहरों में छापे मारते हुए करीब 15 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पाकिस्तानी सेना ने इस मामले में आरोपी सैन्य अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का भरोसा भी दिया। इधर खबर है कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने रखने से इनकार कर दिया, जिसके पीछे जेल की कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया और इससे जुड़ा एक प्रार्थना पत्र दिल्ली जेल प्रशासन ने कोर्ट को भी दिया, जिसमें दिल्ली के तिहाड़ जेल प्रशासन ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जेल में रखने से इनकार कर दिया और कोर्ट से मांग की कि उसे दिल्ली की मंडोली जेल न भेजकर उसे पंजाब की भटिंडा जेल भेजा जाए, क्योंकि उसकी वजह से जेल की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। क्योंकि दिल्ली की जेलों में लॉरेंस के कई विरोधी गैंग के लोग बंद हैं, जिससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। अभी लॉरेंस दिल्ली की क्राइम ब्रांच के रिमांड पर है। इससे पहले उसे पंजाब की भटिंडा जेल से पहले एनआईए और फिर गुजरात पुलिस ने रिमांड पर लिया था। उसको हम मंडावली जेल में नहीं रखना चाहते, कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। इसीलिए जेल प्रशासन ने लॉरेंस को वापस भटिंडा जेल ही भेजे जाने की कोर्ट से मांग की, जिसे कोर्ट ने मान लिया। उधर आरोप है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर संपत नेहरा जेल के अंदर से अपने गुर्गों के जरिए अवैध वसूली करते हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने रिमांड में दोनों शातिर गैंगस्टरों ने यह बात कबूल की, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से दोनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की और इसी आधार पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में क्राइम ब्रांच ने रिमांड पत्र भी दाखिल किया, जिसमें यह बात सामने आई कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर संपत नेहरा जेल के अंदर बैठकर अपना नेटवर्क चलाते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो रिमांड पेपर कोर्ट में दाखिल किया उसमें इस बात का भी जिक्र है कि जेल में रहने के दौरान दोनों ने नए लड़कों को अपने गैंग में भर्ती किया और उनके जरिए रंगदारी वसूली, जिसमें लंदन में बैठा दिल्ली का फरार गैंगस्टर कपिल उर्फ नंदू और अमेरिका में बैठा लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई उनकी मदद करते हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच को एक बीजेपी नेता की हत्या में पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में दोनों के खिलाफ लीड मिली थी। 4 दिन का पुलिस रिमांड लॉरेंस बिश्नोई का दे दिया गया, जिसके बाद दिल्ली की कोर्ट ने दोनों की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी। इस बीच राजस्थान के बीकानेर में प्रशासन ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे दानाराम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर दी। जवानों के साथ पुलिस के अधिकारी गुर्गे के ठिकानों पर पहुंचे और अवैध तरीके से बनाए गए उसके 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। असल में पुलिस राजस्थान में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है और इसी कड़ी में गैंगस्टर रोहित गोदारा के करीबी दानाराम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। बताया गया कि दानाराम ने राजस्थान के बीकानेर में अवैध तरीके से 2 मंजिला मकान बनवाया था, जिसे बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात दिखे। रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे दानाराम पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो लंबे वक्त से फरार चल रहा है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 50,000 रुपए के इनाम का भी ऐलान किया था। उधर उत्तर प्रदेश के जालौन में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाईं, जिसके बाद जवाबी फायरिंग के दौरान उनमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई।
क्योंकि पुलिस के मुताबिक वो तीनों बदमाश फायरिंग करते हुए भागने की फिराक में थे। लेकिन एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, सर्वेलेंस की एक टीम और पुलिस ने मिलकर तीनों बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें मध्य प्रदेश के एक इनामी हिस्ट्री शीटर सूरज पाल के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि रूस ने जंग में ईरान के जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया उन्हें कहीं और नहीं बल्कि रूस की राजधानी मॉस्को में तैयार किया गया। अमेरिका ने यह आरोप कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर लगाया, जिनमें मॉस्को में ड्रोन बनाने की फैक्ट्री होने का दावा किया गया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने मॉस्को में शाहिद 136 जैसे कई घातक ड्रोन बनाने का प्लांट लगाने में रूस की मदद की, जबकि आज तक उसने रूस को शाहिद 136 ड्रोन बेचने तक की बात भी नहीं मानी थी, क्योंकि इन ड्रोन की वजह से यूक्रेन को जंग में जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन ईरान हमेशा रूस की मदद करने के आरोपों को नकारता आया है। हालांकि इस बार अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि ईरान ने जंग में अपने ड्रोन की खपत को देखते हुए शाहिद 136 ड्रोन बनाने की एक फैक्ट्री मॉस्को में ही लगा दी, ताकि रूस को जंग में ड्रोन की कमी न पड़े। इधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर वो रूस को ड्रोन देता है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। साथ ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को बंद करने की सलाह भी उसने दी और रूस को दी जा रही मदद फौरन बंद करने की बात कही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी चिंता जाहिर करते हुए इसे यूएन के उस प्रस्ताव का उल्लंघन बताया जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को बंद करने का जिक्र है। असल में अमेरिका ने आशंका जताई थी कि ईरान अपने घातक ड्रोन रूस को सप्लाई कर रहा है और उन्हीं ड्रोन से रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर बात की और रूस को ड्रोन न देने की अपील की। उधर यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया कि उसने उस ब्रिज को उड़ा दिया जिसके जरिए क्राइमिया से रूसी जवानों तक मदद पहुंच रही थी। और अगर यूक्रेन के दावे में सच्चाई है तो यह रूसी फौज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर उस तक क्राइमिया से मदद नहीं पहुंचेगी तो जंग लड़ना आसान नहीं होगा। यूक्रेन ने दावा किया कि जापोरिजिया में रूसी सेना को उसी ब्रिज के जरिए मदद पहुंच रही थी। बताया गया कि ब्रिज से रूसी सेना को हथियारों की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन अब यूक्रेन की फौज ने उसे अपने भीषण हमले में तबाह कर देने का दावा कर दिया। जापोरिजिया पर पूरी तरह कब्जे के लिए रूस की सेना लंबे वक्त से लड़ रही है, लेकिन दावा है कि वो अब तक इसे अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकी। वहीं रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने काला सागर में उसकी गैस पाइपलाइन को निशाना बनाते हुए हमला किया। रूस की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें समंदर के बीचों बीच तैरते एक जहाज को निशाना बनाते हुए कई बम बरसाए गए। वीडियो में जोरदार ब्लास्ट के बाद धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस ने दावा किया कि हमला उस वक्त किया गया जब उनका जहाज काला सागर में गश्त कर रहा था। तभी अचानक जहाज को घेर लिया गया और ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि हमला नाकाम रहा और यूक्रेन की तरफ से किए गए इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। असल में इस पाइपलाइन के जरिए रूस तुर्की को गैस की सप्लाई करता है। लेकिन यूक्रेन ने रूस की गैस पाइपलाइन पर हमला बोला तो रूस की सेना ने यूक्रेन के कई लेपर्ड टैंकों को भी तबाह करने का दावा कर दिया। लेपर्ड टैंक ज़ेलेंस्की की सेना को जर्मनी से मिले हैं, जिनके दम पर यूक्रेन की सेना रूसी फौज से मुकाबला कर रही है। लेकिन रूस की सेना के मुताबिक उसने अपने भीषण हमलों में यूक्रेन के 7 लेपर्ड टैंकों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अगर रूसी सेना के दावे में सच्चाई है तो ये यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि इस जंग में ब्रिटेन के लेपर्ड टैंक यूक्रेन के लिए काफी मददगार साबित हुए। रूसी सेना ने यह भी दावा किया कि जापोरिजिया में भी उसने यूक्रेन की सेना को भारी चोट पहुंचाई। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस की सेना ने क्राइमिया में मौजूद एक केमिकल प्लांट के आसपास बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया। पिछले कुछ महीनों से ज़ेलेंस्की की सेना लगातार क्राइमिया को टारगेट कर रही है और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया पर लगातार होते ड्रोन अटैक से पुतिन बुरी तरह परेशान है। इस बीच यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि पुतिन ने अर्म्यांस्क शहर में मौजूद एक केमिकल प्लांट के आसपास बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया। यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि पुतिन को इस बात का डर सता रहा है कि ज़ेलेंस्की की फौज कभी भी इस केमिकल प्लांट को निशाना बना सकती है और अगर ऐसा हुआ तो वहां बड़ी तबाही मच सकती है, क्योंकि उस प्लांट में करीब 200 टन अमोनिया मौजूद है जिसके रिसाव की वजह से हजारों लोगों की जान जा सकती है। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस ने यूक्रेन की सेना को रोकने के लिए वहां बारूदी सुरंगें बिछा दी। उधर पूर्वी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने रूस के ठिकानों पर जमकर रॉकेट बरसाए। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इस हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। यूक्रेन के इस पूर्वी हिस्से में पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेना के बीच पिछले कई महीनों से भीषण जंग छिड़ी है और इसी कड़ी में यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे वाले इलाके को हासिल करने के लिए आसमान से बमों की बारिश कर दी। यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें ज़ेलेंस्की की सेना का एक हेलीकॉप्टर रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए उड़ान भरता दिखाई दिया। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उस हेलीकॉप्टर ने दुश्मन के ठिकाने पर निशाना साधा और ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। इन हमलों में दुश्मन के कई ठिकाने नेस्तनाबूद होते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त वहां रूस के कई सैनिक और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थीं। इधर छोटा राजन के शार्प शूटर रहे गैंगस्टर खान मुबारक की मौत हो गई। खान मुबारक यूपी की हरदोई जेल में बंद था और कुछ दिन पहले अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी।
जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया कि निमोनिया होने की वजह से खान मुबारक लंबे समय से बीमार चल रहा था। यहाँ शिफ्ट करने के बाद में और इसको ऑक्सीजन वगैरह देने के बाद और तबीयत बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक खान मुबारक ने एक क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर को गोली मार दी थी और इसी घटना से वो चर्चा में आया था, जिसके बाद उसने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। खान मुबारक को 2017 में लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जून 2022 को उसे लखनऊ से यूपी की हरदोई जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बताया जाता है कि खान मुबारक अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का शार्प शूटर भी रहा था। उधर पंजाब के तरन तारण में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन पकड़ा गया। बीएसएफ और पंजाब पुलिस की टीम पंजाब के बॉर्डर इलाकों में तलाशी अभियान चला रही थी और इसी दौरान बीएसएफ ने तरन तारण से एक ड्रोन बरामद किया जो पूरी तरह से टूटा हुआ था। बीएसएफ ने बताया कि यह ड्रोन DJI मैट्रिस 300 RTK सीरीज का क्वाडकॉप्टर है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस पंजाब के बॉर्डर इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी दौरान तरन तारण के राजोके गांव से ड्रोन बरामद किया गया। हालांकि ड्रोन के साथ कुछ और नहीं मिला। वहीं इससे पहले भी बीएसएफ ने अमृतसर में पाकिस्तानी सीमा के पास एक ड्रोन मार गिराया था, जिससे 5 किलो हेरोइन बरामद की गई थी। जिसके बाद अब एक बार फिर बीएसएफ ने पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने विस्फोटक को नष्ट कर बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। कुपवाड़ा के नौगाम इलाके में एक पुल के नीचे बम को छिपाया गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर बीएसएफ के जवानों के साथ बम निरोधक दस्ता वहां पहुंचा और उसे नष्ट कर दिया, जिससे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ा आतंकी हमला टल गया। बताया गया कि नौगाम रोड पर एक पुल के नीचे से बम बरामद किया गया, जहां से सुरक्षा बल के जवान गुजरते हैं। इसलिए यह आशंका जताई गई कि सेना की गाड़ी पर हमला करने के लिए आतंकियों ने विस्फोटक लगाए थे, जिसे बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया। बम की जानकारी मिलने पर आसपास के इलाके में घेरेबंदी कर वहां ड्रोन के जरिए तलाशी ली गई और बम निरोधक दस्ते ने उसे नष्ट कर दिया। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में हिजाब पोस्टर की वजह से विवाद में आए गंगा जमुना स्कूल पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई। इसके लिए एक दिन पहले ही नगर पालिका ने गंगा जमुना स्कूल को एक नोटिस भी भेजा। इस स्कूल पर छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने के आरोप लगे थे, जिसके बाद अब दमोह नगर पालिका ने स्कूल को नोटिस थमा दिया। इस नोटिस में स्कूल परिसर में बिना इजाजत निर्माण का आरोप लगाया गया और स्कूल प्रबंधन से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया। जवाब नहीं देने पर नगर पालिका ने अवैध निर्माण को जमींदोज करने की चेतावनी भी दी। मध्य प्रदेश में कोई भी फिरका परस्त ताकत होगी, माफिया होगा तो बुलडोजर चलता ही है उनका। ये नोटिस रश्के जहां नाम की महिला के नाम से भेजा गया, क्योंकि जिस जमीन पर स्कूल बना है उसका मालिकाना हक रश्के जहां के पास है। रश्के जहां के पति राशिद खान गंगा जमुना स्कूल के बोर्ड मेंबरों में एक हैं और जब से पुलिस ने राशिद खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है वो फरार है। इस बीच छात्राओं को हिजाब पहनने पर मजबूर करने के आरोप में घिरे दमोह के गंगा जमुना स्कूल से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने धर्मांतरण के लिए उकसाने के आरोप में स्कूल की प्रिंसिपल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर स्कूल में आने वाली छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा था, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल अफशा शेख, गणित विषय के टीचर अनस अख्तर और स्कूल के चौकीदार रुस्तम को गिरफ्तार कर लिया गया। और 3 लोगों को अभी इसमें गिरफ्तार किया गया है। बाकी जैसे जैसे साथ छाता जाएगा हम कार्रवाई करते जाएंगे। तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद जिला अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। आरोपियों के वकील ने बताया कि वो इस मामले में सेशंस कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लव जिहाद मामले में होने वाली महापंचायत से पहले प्रदर्शन तेज हो गए। उत्तरकाशी की पुरोला ग्राम पंचायत में 26 मई को एक नाबालिग के अपहरण की कोशिश की गई थी, जिसके बाद वहां तनाव बढ़ गया और प्रदर्शन होने लगे। विवाद बढ़ने के बाद लव जिहाद के विरोध में 15 जून को महापंचायत करने का ऐलान किया गया। और इस बीच उत्तरकाशी की पुरोला ग्राम पंचायत में लव जिहाद के विरोध में प्रदर्शन भी तेज हो गए। यही नहीं, तनाव के बीच कई दुकानदारों ने पलायन का फैसला किया और अपनी दुकानें बंद करके चले गए। उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली महापंचायत और इन प्रदर्शनों की वजह 26 मई की घटना को माना जा रहा है, क्योंकि एक खास समुदाय पर नाबालिग का अपहरण करने की कोशिश का आरोप लगा था, जिसके बाद वहां तनाव बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। कानून को पालन करते हुए रह रहे हैं शांतिपूर्वक, उनकी सुरक्षा हमारे लिए हम प्रतिबद्ध थे। उत्तरकाशी में लव जिहाद के विरोध में देवभूमि रक्षा अभियान नाम का संगठन महापंचायत करने वाला है। इस बीच ओवैसी ने महापंचायत रोकने और पलायन कर चुके लोगों को वापस बुलाने की मांग की। इस बीच हरिद्वार में मजार हटाने की कार्रवाई कर रही प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ गया, जिसके बाद वहां पर विरोध कर रहे लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की टीम को लाठीचार्ज करना पड़ा। हंगामे का ये वीडियो हरिद्वार के बहादुराबाद इलाके से आया, जहां नहर की पटरी पर एक मजार को अवैध तरीके से बनाने का आरोप था और उसे हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी। इसी दौरान वहां कई लोग इकट्ठा हो गए और धार्मिक स्थल को हटाने का विरोध करने लगे। प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाने की कोशिश की और जब वो नहीं माने तो लाठीचार्ज करके उन्हें दूर भगाया गया और अवैध मजार को जमींदोज कर दिया गया। और सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बरेली में रेलवे की जमीन पर बनी मजार को हटाने पहुंची पुलिस को भी विरोध का सामना करना पड़ा। वहां पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। भारी विरोध के बीच रेलवे के अधिकारियों और पुलिस फोर्स को लौटना पड़ा। रेलवे का आरोप है कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर मजार बनाई गई।
जिसे हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम बरेली के इज्जत नगर इलाके की उस जमीन पर पहुंची जिस पर अवैध मजार बनाए जाने का आरोप है, लेकिन वहां पर सैकड़ों लोग कार्रवाई का विरोध करने पहुंच गए और हंगामा करने लगे। अधिकारियों के मुताबिक रेलवे की जमीन पर अवैध मजार बनाई गई, लेकिन भारी विरोध की वजह से मजार को नहीं हटाया जा सका और पुलिस को लौटना पड़ा। रेलवे विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अगली बार प्रशासन मजार को हटाने के लिए बरेली के मौलानाओं की मदद लेगा, जिससे कार्रवाई के दौरान माहौल खराब न हो। उधर अफ्रीकी देश मिस्र के पास लाल सागर में तैर रहे एक लड़के की शार्क के हमले में मौत हो गई। जिस लड़के की मौत हुई वो रूस से मिस्र घूमने आया था और इस दौरान लाल सागर में तैरते वक्त शार्क ने उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में लड़का पानी में हाथ पांव मारते हुए अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता दिखा। इस दौरान वो बार बार मदद की गुहार भी लगाता नजर आया, लेकिन शार्क के हमले से वो खुद को बचा नहीं पाया और शार्क ने देखते ही देखते उसे पानी में नीचे की तरफ खींच लिया। रूस की सरकारी एजेंसी टैस के मुताबिक मरने वाले शख्स की उम्र 24 साल थी और वो रूस का नागरिक था, जिसका नाम व्लादिमीर पोप बताया गया। इधर 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के बाद शहबाज सरकार के निशाने पर आए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर 140वां केस दर्ज हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान पर कई एकड़ जमीन हड़पने का आरोप है, जिसके तहत पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ उनकी बहन उज़्मा खान और उस्मान बुज़दार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। उस्मान बुज़दार इमरान खान की बहन उज़्मा खान के पति हैं। ये मामला पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली संस्था ACE ने दर्ज किया, जिसमें आरोप ये लगा कि इमरान खान और उनके करीबी रिश्तेदारों ने 625 एकड़ की जमीन सस्ते दामों पर खरीदी और आरोप है कि उसे सिर्फ 13 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में खरीदा, जबकि उस जमीन की कीमत करीब 600 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। उधर अफगानिस्तान सीमा के पास पाकिस्तान के वजीरिस्तान इलाके में आतंकियों ने एक बार फिर पाकिस्तान की सेना पर हमला कर दिया, जिसमें 3 सैनिकों की मौत हो गई जबकि 3 आतंकी भी मारे गए, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। पाकिस्तान की सेना ने बताया कि आतंकियों ने अफगानिस्तान सीमा के पास वजीरिस्तान इलाके में मौजूद सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के जवानों की आतंकियों से मुठभेड़ भी हुई, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि इस मुठभेड़ में पाकिस्तान के 3 सैनिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाकिस्तान के सैनिकों पर हुए इस हमले में TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई गई। इस बीच UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान 2 हिस्सों में बंट गए हैं। वहां ताकत के लिए तालिबान के अंदर ही भिड़ंत शुरू हो गई। रिपोर्ट में बताया गया कि अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और वहां के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर के बीच अंदर जंग छिड़ गई है। और UN की रिपोर्ट के मुताबिक सिराजुद्दीन हक्कानी बड़ी परियोजनाओं को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। उनकी नजर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच बनने वाली करीब 1814 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन पर है। रिपोर्ट के मुताबिक सिराजुद्दीन हक्कानी इस प्रोजेक्ट के तहत अफगानिस्तान में बनने वाले हिस्से पर कंट्रोल चाहते हैं, जबकि उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर सरकार में अपनी पकड़ बनाने में जुटे हैं। UN की रिपोर्ट में बताया गया कि उनका मकसद तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना है, ताकि विदेशों से मिलने वाली मदद पर उनका अधिकार हो सके। उधर अमेरिका ने दावा किया कि ईरान से टकराने के लिए तालिबान ने उसके छोड़े हुए हथियारों और गाड़ियों का इस्तेमाल किया। पश्चिमी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिका के रक्षा विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी कि तालिबान के पास अमेरिका के कई खतरनाक हथियार मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल उसने ईरान के साथ लोहा लेने में किया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते ईरान और तालिबान के बीच हुई गोलीबारी के बाद तनाव चरम पर है। ईरान की सेना से टकराने के लिए तालिबान के लड़ाके बख्तरबंद गाड़ियों और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से वापस लौटते वक्त छोड़कर गई थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तालिबान ने ईरान से तनाव के बीच सीमा पर 20,000 लड़ाकों और 2,000 आत्मघाती हमलावरों को तैनात कर दिया, जिसके बाद दुनिया के 2 कट्टर इस्लामी देशों के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई। इधर महाराष्ट्र में चल रहे औरंगजेब विवाद में मुंबई से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उस पर व्हाट्सएप स्टेटस पर औरंगजेब की तस्वीर लगाने का आरोप लगा। इससे पहले कुछ हिंदूवादी संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया और थाने के बाहर हंगामा कर दिया। काफी देर तक प्रदर्शनकारी थाने के बाहर नारेबाजी करते रहे। उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र में उर्स जुलूस में औरंगजेब की तस्वीर लहराने से शुरू हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि पुलिस को व्हाट्सएप स्टेटस पर औरंगजेब की तस्वीरें लगाने की शिकायत मिली। मुंबई से गिरफ्तार शख्स पर भी यही आरोप लगा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शराब खरीदने पर मुस्लिम महिला को कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। बताया गया कि शराब की दुकान के बाहर लोगों ने उस महिला को रोका और उसे धमकाने लगे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और इस वायरल वीडियो में दिखा कि मुस्लिम महिला के शराब खरीदने पर कुछ लोग उसे जान से मारने की धमकी देते नजर आए। अन्य दोनों को भिड़ा के मार दूंगा 1 मिनट में, चाहे जेल जाना पड़ जाएगा मुझे। बताया गया कि यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महिला शराब खरीदकर दुकान से लौट रही थी, तभी वहां कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और शराब खरीदने की वजह से उस महिला को धमकाने लगे। साथ ही वो लोग मुस्लिम समुदाय में इससे होने वाली बेइज्जती का हवाला देने लगे। वहीं इस दौरान लोगों ने पूरी घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया।
हालांकि वीडियो सामने आने के बाद मुस्लिम महिला को धमकाने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव और वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन में टकराव बढ़ गया, क्योंकि कादिरोव ने बखमुत के मोर्चे पर मिली नाकामी पर येवगेनी प्रिगोजिन का मजाक उड़ा दिया, जिसके बाद पुतिन के दोनों करीबियों के बीच तनाव बढ़ गया। सोशल मीडिया पर दोनों बढ़ गए। सोशल मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर रमजान कादिरोव ने पुतिन का बचाव किया और येवगेनी प्रिगोजिन की जमकर आलोचना कर दी। असल में पुतिन के बेहद करीबी चेचन कमांडर रमजान कादिरोव येवगेनी प्रिगोजिन के उस बयान से भड़के हुए हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चेचन लड़ाके युद्ध के दौरान महज कुछ बस्तियों पर ही कब्जा कर सकते हैं। और अब कादिरोव ने बखमुत में जारी लड़ाई में कामयाबी नहीं मिलने पर प्रिगोजिन पर निशाना साध दिया, क्योंकि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के लड़ाके कई महीनों से बखमुत के मोर्चे पर जंग लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाए। इस बीच पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने एक बार फिर अपने बागी तेवर दिखा दिए। उन्होंने रूस के रक्षा मंत्रालय के साथ किसी भी तरह का मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर दिया। 2 दिन पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था कि यूक्रेन में रूस की तरफ से जितने भी लड़ाके अपनी मर्जी से लड़ रहे हैं वो सभी इस महीने के आखिर तक उसके साथ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। मगर रूस के रक्षा मंत्रालय के इस फरमान पर येवगेनी प्रिगोजिन भड़क गए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनका वैगनर ग्रुप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। यूक्रेन में पुतिन को जिताने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने अपनी जान की बाजी लगाई हुई है और उनके चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की रूस के रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु से बिल्कुल नहीं बनती। वो बार बार सरेआम आरोप लगा रहे हैं कि शोइगु यूक्रेन की जंग ठीक से नहीं लड़ पा रहे और इस बार भी उन्होंने कहा कि अगर उनके लड़ाकों को सिर्गेई शोइगु को रिपोर्ट करना पड़ा तो वो ठीक से नहीं लड़ पाएंगे। प्रिगोजिन पुतिन के खासम खास हैं और कहा जाता है कि वो खुद रूस की सरकार में अपने लिए बड़ा पद चाहते हैं। यही वजह है कि रूस के रक्षा मंत्रालय के आदेश को वैगनर ग्रुप पर नकेल कसने के पैंतरे के तौर पर देखा जा रहा है। इधर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके उम्मीदवारों को नामांकन करने से रोक दिया, जिस पर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पार्टियों के कई कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उनके बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें कई लोगों को चोटें आईं। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मारपीट के बाद बीजेपी सांसद सौमित्र खान की अगुवाई में पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी। उनका आरोप है कि टीएमसी के समर्थकों ने उनके उम्मीदवारों को नामांकन करने से रोकने की कोशिश की। इस प्रदर्शन और हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंची। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में नामांकन केंद्र पर उम्मीदवारों को जाने दिया गया। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को एक चरण में पंचायत चुनाव होने हैं। वहीं बांकुड़ा की तरह ही पश्चिम बंगाल के बर्धमान में भी पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दौरान हंगामा हो गया, जहां टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए और उनके साथ कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आईं, जो बीच बचाव करने पहुंचे। हंगामे की शुरुआत पंचायत चुनाव के लिए पर्चा भरने के मुद्दे पर हुई, जिस पर टीएमसी और सीपीएम के कई कार्यकर्ताओं के बीच न सिर्फ लाठियां चली बल्कि जमकर पथराव भी हुआ। दोनों दलों के कई लोग आमने सामने खड़े हो गए। कोई वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद कई पुलिस वाले उन्हें समझाने पहुंचे, लेकिन पत्थरबाजी कर रहे लोगों ने उन्हें भी निशाना बनाया। उनके अलावा टीएमसी और सीपीएम के कई कार्यकर्ता भी लाठियों और पत्थरों के हमले में घायल हो गए। बाद में पुलिस ने किसी तरह इस हंगामे को शांत कराया और वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। इधर विपक्षी एकजुटता को उस वक्त एक बड़ा धक्का लगा जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच के मतभेद सामने आ गए। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के विपक्षी पार्टी होने पर ही सवाल खड़े कर दिए और आम आदमी पार्टी से बीजेपी के खिलाफ होने का सबूत मांग लिया। जो सिर्फ दिखने और कहने भर के विपक्ष हैं, उन्हें भी तय करना पड़ेगा कि हाँ, वो सचमुच के विपक्ष हैं भाजपा के। इमरान प्रतापगढ़ी ने यह बात तब कही जब कांग्रेस से आम आदमी पार्टी के रिश्तों पर सवाल पूछा गया। सूत्रों के मुताबिक पिछले 18 दिन से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांग रहे हैं, लेकिन दोनों ही नेताओं ने उन्हें अब तक समय नहीं दिया। केंद्र सरकार के पोस्टिंग और ट्रांसफर के अधिकार से जुड़े बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी पूरे विपक्ष को एकजुट करना चाहती है, लेकिन अब तक उसे सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने मिलने तक का समय नहीं दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया से जंग लड़ने के लिए जापान ने बड़ी तैयारी कर ली। जापान के रक्षा मंत्रालय ने उत्तर कोरिया की मिसाइलों को मार गिराने के आदेश को आगे बढ़ा दिया, जिसका मतलब यह कि जापान के लिए खतरा बनने वाली उत्तर कोरिया की किसी भी मिसाइल को जापान की सेना कभी भी मार गिराएगी। जापान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि पिछले कुछ महीनों में उत्तर कोरिया की कई मिसाइलों ने जापान के ऊपर से उड़ान भरी, जिनमें कुछ मिसाइलें तो जापान की समुद्री सीमा में भी गिरी, जिससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। जिसके बाद 29 मई को जापान के रक्षा मंत्रालय ने उत्तर कोरिया की मिसाइलों को मार गिराने का आदेश जारी कर दिया, जो 11 जून तक लागू था। लेकिन अब वहां के रक्षा मंत्रालय ने इस फैसले को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्णय लिया है। यानी उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च से भड़का जापान जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच पुतिन को अपनी ताकत दिखाने के लिए नेटो ने जर्मनी में बड़ा हवाई अभ्यास शुरू कर दिया। यह नेटो की अब तक की सबसे बड़ी ड्रिल बताई गई।
जिसके लिए जर्मनी में 250 से ज्यादा विमान और करीब 10,000 से ज्यादा सैनिक जुटे नजर आए। जर्मनी ने ऐलान किया कि ये नेटो का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा और इसके जरिए माना जा रहा है कि नेटो पुतिन को सीधा संदेश देने की कोशिश में है, क्योंकि यूक्रेन को अब तक सबसे ज्यादा नुकसान रूस के हवाई हमलों की वजह से ही हुआ है। यही वजह है कि नेटो ने जर्मनी में अपने ताकतवर विमानों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। जर्मनी में जारी ये हवाई अभ्यास 23 जून तक चलेगा, जिसमें नेटो के सदस्य देशों की सेनाएं हिस्सा लेंगी। उधर उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने दावा किया कि पहली बार यूक्रेन जंग में किम जोंग उन ने खुलकर पुतिन को समर्थन दे दिया। इससे पहले लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि उत्तर कोरिया इस जंग में रूस के साथ खड़ा है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब उत्तर कोरिया ने खुद इस पर मोहर लगाई हो। न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने रूस के यूक्रेन पर हमले का बचाव किया। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि उन्होंने पुतिन के साथ हर हाल में खड़े रहने की कसम भी खा ली। बताया गया कि अब उत्तर कोरिया रूस को अलग अलग तरह की मदद पहुंचाएगा। यानी अगर यूक्रेन के साथ पश्चिमी देश खड़े हैं तो अब रूस भी अकेला नहीं रहा। बीते कुछ महीनों में उत्तर कोरिया के रिश्ते अमेरिका समेत कई देशों से खराब हुए हैं। रूस और अमेरिका में भी तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। दावा किया गया कि इसीलिए किम जोंग उन ने भी अब रूस के साथ आने का मन बना लिया। इधर लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा को गोली मारने के आरोपी विजय यादव ने दावा किया कि लखनऊ जेल में जीवा की एक गलती उसकी हत्या की वजह बन गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या की सुपारी देने वाले अतीक अहमद के दोस्त असलम के भाई आतिफ से संजीव जीवा की जेल में झड़प हुई थी और संजीव जीवा को मौत के घाट उतारने वाले शूटर विजय यादव के मुताबिक इस लड़ाई के दौरान संजीव जीवा ने लखनऊ जेल में बंद आतिफ की दाढ़ी नोच ली थी, जिससे बौखलाए आतिफ ने अपने भाई असलम को जीवा को सबक सिखाने का ऑर्डर दिया। उसका दाढ़ी एक बार इस आदमी ने उतारा था, उसका भाई मुझे नेपाल में मिला। पुलिस सूत्र बताते हैं कि उसके इसी आदेश के बाद नेपाल में बैठे असलम ने शूटर विजय को संजीव जीवा की मौत की सुपारी दी और इसके बदले उसे 20 लाख रुपए देने का वादा भी किया, जिसके बाद उसने लखनऊ की कोर्ट में गोलियां बरसाकर संजीव जीवा को मौत के घाट उतार दिया। उधर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कुछ लोगों के घरों पर मकान बिकाऊ है का स्लोगन लिख दिया गया, जिसकी जांच में पुलिस को पता चला कि गांव के ही एक हिस्ट्री शीटर ने लोगों के घरों पर यह स्लोगन लिखवाए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिनमें फरीदपुर गांव के करीब 30 घरों पर मकान बिकाऊ है का स्लोगन लिखा नजर आया। तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस के मुताबिक अरुण कुमार उर्फ रावण नाम के एक हिस्ट्री शीटर ने अपने लोगों से घरों पर स्लोगन लिखवाए थे। इसका नाम अरुण कुमार उर्फ रावण है। यह थाने का रजिस्टर्ड HS है। पुलिस ने सभी घरों पर लिखे स्लोगनों को मिटवा दिया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस बीच बिहार के गया जिले में बदमाशों ने एक लड़की को चलते ऑटो से बाहर फेंक दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया कि बदमाशों ने उस लड़की को जबरन ऑटो में बैठाया था और चिल्लाने पर उसे ऑटो से बाहर धकेल दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोट के कई निशान मिले। बहुत खराब स्थिति में आई थी, रोड एक्सीडेंट करके जी, और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद वो पेशेंट डेथ कर गई है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने ऑटो ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया, लेकिन ऑटो में सवार दोनों बदमाश फरार हो गए। उधर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि करीबियाई देश क्यूबा और चीन के बीच हुई खुफिया डील ने बाइडेन सरकार का सिरदर्द बढ़ा दिया। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि अमेरिका की जासूसी के लिए चीन क्यूबा में नया खुफिया अड्डा बनाएगा, ताकि वो मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियाई सागर में अमेरिकी युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर नजर रख सके। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी का हवाला देकर दावा किया कि चीन कुछ वक्त से क्यूबा से अमेरिका की जासूसी करने में जुटा है। यही नहीं, चीन ने अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा से करीब 170 किलोमीटर दूर क्यूबा में अपने खुफिया अड्डे को जासूसी करने वाले आधुनिक उपकरणों से लैस किया। हालांकि ये खबर सामने आने के बाद चीन और क्यूबा दोनों ने इससे इनकार कर दिया। कुछ महीने पहले अमेरिका के आसमान में जासूसी गुब्बारे दिखने के बाद से ही उसके और चीन के बीच तनाव है। इस बीच चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिका समेत 4 देशों की नौसेनाओं के अभ्यास पर निगरानी के लिए चीन ने एक खास विमान भेज दिया। बताया गया कि चीन ने पिछले हफ्ते ताइवान के पूर्व में प्रशांत महासागर में एक टोही विमान तैनात किया, जिसने कई अहम जानकारियां चीन की सेना को दी। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक उस टोही विमान ने अमेरिका, जापान, फ्रांस और कनाडा की नौसेनाओं के अभ्यास पर नजर रखी। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि अभ्यास पर नजर रखने के साथ ही उस टोही विमान ने कुछ खुफिया जानकारियां भी इकट्ठा की। पिछले हफ्ते अमेरिका की नौसेना ने 3 देशों के साथ मिलकर फिलीपीन सागर में अभ्यास शुरू किया, ताकि समंदर में नौसेना को और मजबूत किया जा सके। लेकिन ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के टोही विमान ने चारों देशों की हर हरकत पर नजर रखी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाकर चीन के पाले में खड़ा हो गया। उसने संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी यानी IAEA की बैठक में अमेरिका के खिलाफ लाए गए चीन के उस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देंगे। और इसका विरोध चीन ने संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी यानी IAEA की बैठक में किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को कम करने के बजाय उनको बढ़ावा दे रहे हैं। चीन ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के इस कदम को IAEA के नियमों का उल्लंघन बताया।
वहीं इस प्रस्ताव का रूस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और ब्राजील समेत 20 देशों ने समर्थन किया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई डील के खिलाफ कदम उठाने की मांग IAEA से की गई। असल में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2021 में परमाणु पनडुब्बी का संयुक्त बेड़ा बनाने की डील हुई थी, जिसने चीन की परेशानी बढ़ा दी। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई अंजलि नाम की वकील की हत्या के एक आरोपी की कोर्ट परिसर में ही वकीलों ने जमकर पिटाई कर दी। ये घटना उस वक्त हुई जब सुरेश भाटी नाम के उस आरोपी को कोर्ट से बाहर लाया जा रहा था। पिछले हफ्ते जमीन विवाद को लेकर अंजलि की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसी मामले में सुरेश भाटी मुख्य आरोपी है, जिसे कोर्ट से बाहर लाए जाने के दौरान गुस्साए वकीलों ने उस पर हमला बोल दिया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि कुछ वकीलों ने हत्या के आरोपी सुरेश भाटी को धर दबोचा और उस पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। हालांकि पुलिस ने आरोपी को वकीलों से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार उसकी पिटाई करते रहे। बाद में किसी तरह पुलिस ने उसे उन वकीलों से छुड़ाया और गाड़ी में बैठाकर जेल ले गए। इसके बाद अंजलि के साथी वकीलों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उधर यूपी के फिरोजाबाद में लव जिहाद का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक मुस्लिम युवक के साथ 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक लड़की, उसके खिलाफ पुलिस थाने पहुंच गई। उस लड़की ने आरोप लगाया कि यूसुफ नाम का लड़का 5 साल से अपना नाम अमित बताकर उसके साथ रह रहा था। लेकिन जैसे ही उसे इस बात का पता चला कि यूसुफ ने अपना नाम छिपाया था, उस लड़की ने विरोध करना शुरू कर दिया। पीड़ित के मुताबिक जब उसने यूसुफ का विरोध किया तो वो धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने लगा। मैं शादी नहीं करूंगा और कह रहा धर्म परिवर्तन करो, उसके बाद में मैं शादी करूंगा। बाद में परेशान होकर लड़की ने पुलिस के पास जाकर यूसुफ के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। पूरे मामले की छानबीन की जाएगी और उसमें जो भी साक्ष्य होगा उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि अमित नाम बताकर साथ रह रहा यूसुफ शादी की बात करते ही धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। इधर जयपुर में वेतन के लिए प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की पुलिस से धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद सचिवालय के बाहर पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। इसके बावजूद वहां प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पिछले 64 दिनों से सरकारी कर्मचारी वेतन बढ़ाने समेत कई मांगों के लिए धरने पर बैठे हैं और इतने दिनों के बाद भी राज्य सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, जिससे नाराज सरकारी कर्मचारियों ने सचिवालय का घेराव करने का फैसला लिया और सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी सचिवालय की तरफ बढ़े, जिन्हें सचिवालय के पास पहले से तैनात पुलिस वालों ने रोका, जिसकी वजह से पुलिस और कर्मचारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इस बीच राज्य सरकार की तरफ से उनके प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो पाया। मांग ये है कि इनका जो वेतन है वो राजस्थान में सचिवालय कर्मचारी हैं उनके बराबर वेतन किया जाए। लेकिन कई दौर की बैठक के बाद भी बात नहीं बनी और कर्मचारियों ने अपनी सभी मांगे पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया। इस बीच कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश के चुनाव में भी बजरंग बली की एंट्री हो गई और बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए, क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रियंका गांधी के स्वागत में कांग्रेस ने गदा सजा दी। प्रियंका ने जबलपुर से राज्य में कांग्रेस के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने वहां रैली की। लेकिन इससे पहले उन्होंने नर्मदा के घाट पर आरती की। इस दौरान उनके साथ बजरंग बली की वेशभूषा में सजे शख्स ने भी आरती की। इससे पहले जबलपुर में प्रियंका गांधी के स्वागत में कांग्रेस ने गदा सजा दी, जिस पर बीजेपी ने तंज कस दिया। परंतु कौआ चला हंस की चाल वाली कहावत इनके साथ भी सिद्ध होगी। जिसके बाद कांग्रेस ने कर्नाटक का जिक्र करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। ये इनका एक मूल प्रोग्राम एजेंडा है भाजपा का और उस एजेंडे पर वो बुरी तरह फेल हुए कर्नाटक में। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी बजरंग बली पर जबानी जंग छिड़ी थी और कांग्रेस के मध्य प्रदेश में चुनावी अभियान की शुरुआत करते ही वहां के चुनाव में भी बजरंग बली की एंट्री हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रियंका गांधी की एक सभा में तिरंगे पर विवाद हो गया, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तिरंगे के अपमान करने का आरोप लगा दिया और बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रियंका गांधी की सभा में तिरंगे को जमीन पर रखा गया, जिस पर कांग्रेस के नेता ने पलटवार किया और बीजेपी पर ही आरोप लगा दिए। राष्ट्रध्वज का अपमान इनने किया, इनके तथाकथित गुंडों ने किया। प्रियंका गांधी चुनावी शंखनाद करने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची थी और यहीं पर उनकी सभा में तिरंगे पर विवाद हो गया। इस बीच आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के एक संदिग्ध आतंकी को गुजरात ATS ने श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले गुजरात के पोरबंदर से ATS ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था और उनके जरिए ही ISKP के उस संदिग्ध आतंकी के बारे में पता चला, जिसके बाद ATS ने श्रीनगर से ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के एक संदिग्ध आतंकी को धर दबोचा। सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी जुबैर मुंशी ने कश्मीर में ट्रेनिंग ली और वो अपने 4 साथियों के साथ मिलकर गुजरात के पोरबंदर से ईरान और फिर वहां से अफगानिस्तान जाने की फिराक में था, ताकि वो ISKP के आतंकियों के साथ मिलकर भारत पर बड़ा हमला कर सके। लेकिन इनका प्लान धरा का धरा रह गया और सभी 5 आतंकियों को ATS ने गिरफ्तार कर लिया। इन सभी संदिग्ध आतंकियों पर आरोप है कि इन्होंने लोगों का ब्रेन वॉश किया। इसके साथ ही ये सभी आरोपी पिछले 1 साल से आतंकी संगठन ISKP से जुड़े थे। इधर मध्य प्रदेश के खंडवा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने मिलकर एक बुजुर्ग सुरक्षा कर्मी की बेरहमी से पिटाई कर दी। उस बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो लोग बुजुर्ग को पीटते नजर आए।
सामने आए वीडियो में दो लोग बुजुर्ग का हाथ पकड़कर उन्हें जमीन पर गिराने की कोशिश करते दिखाई पड़े। हालांकि इस दौरान उन्होंने उनसे बचने की कोशिश भी की, लेकिन तभी वो जमीन पर गिर गए, जिसके बाद एक आदमी ने उनके हाथ को पकड़ लिया और दूसरे ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद पुलिस ने धर्मांतरण के इस खेल से पर्दा उठा दिया। जांच के बाद 4 जून को पुलिस ने धर्मांतरण कराने के आरोप में अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। फिर 11 जून को इस खेल के मास्टरमाइंड बद्दो को महाराष्ट्र के रायगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में बद्दो ने यह कबूल किया कि उसने भगोड़े जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित होकर गेमिंग ऐप से धर्मांतरण की साजिश रची थी। पुलिस को शक है कि कई प्रतिबंधित लोगों के साथ भी बद्दो के तार जुड़े हो सकते हैं। इस बीच गाजियाबाद पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शाहनवाज उर्फ बद्दो खुद को गैर मुस्लिम बताकर गेमिंग ऐप के जरिए हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्म बदलवाता था। इसका पता तब चला जब पुलिस ने मुस्लिम धर्म अपना चुके नाबालिग लड़कों से बातचीत की, जिसके जरिए बद्दो की इस साजिश से पर्दा उठ गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि गेमिंग ऐप पर बद्दो ने फर्जी नाम से आईडी बना रखी थी, जिसमें उसने खुद को गैर मुस्लिम बताया था ताकि हिंदू नाबालिग लड़के उसकी बातों पर भरोसा कर सकें। सूत्र बताते हैं कि चैटिंग ऐप डिस्कॉर्ड पर उसने लड़कों को यह बताया था कि वो पहले ईसाई धर्म को मानता था, लेकिन बाद में उसने इस्लाम धर्म अपना लिया। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि बद्दो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए उन लड़कों को टारगेट करता था जिन्हें गेम खेलने की लत थी। सूत्रों का कहना है कि बद्दो उन लड़कों को यह बताता था कि वो गेम खेलने से पहले कुरान की आयतें पढ़ता है और उसकी मदद से वो उस गेम का हर लेवल आसानी से पार कर जाता है। उधर रूस के एक अखबार ने रिपोर्ट छापी कि अपने राजनयिक रिश्ते बहाल करने वाले ईरान और सऊदी अरब यही नहीं रुकेंगे बल्कि दोनों आगे सैन्य सहयोग भी बढ़ाएंगे। अखबार ने दावा किया कि दोनों देश समुद्र की सुरक्षा के लिए एक ज्वाइंट ग्रुप बनाने के लिए राजी हो गए हैं, जबकि पश्चिम एशिया में अमेरिका पहले से ही समुद्री सुरक्षा के गठबंधन की अगुवाई करता है। यानी पश्चिम एशिया में अमेरिका के रुतबे को तगड़ा झटका लगने वाला है। और जब अमेरिका का दोस्त सऊदी अरब उसके दुश्मन ईरान से रक्षा सहयोग बढ़ाएगा तो पश्चिमी एशिया के इस इलाके में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के साथ सैन्य रिश्ते बनाकर ईरान अमेरिका से अपनी दुश्मनी ही निकालेगा। और अब तक पश्चिम एशिया में अमेरिका का पलड़ा भारी रहा है। उसने ईरान को घेरने के लिए जबरदस्त खेमेबंदी की हुई है। ईरान का पड़ोसी तुर्की अमेरिका की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन नेटो का सदस्य है। ईरान के दोस्त सीरिया में अमेरिका की सेना मौजूद है। ईरान का दुश्मन इजराइल अमेरिका का दोस्त है। ईरान के दूसरे पड़ोसी इराक को अमेरिका कमजोर कर चुका है और पश्चिम एशिया का बड़ा देश सऊदी अरब अमेरिका का दोस्त रहा है। लेकिन अब ये समीकरण बदल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है कि अमेरिका ताइवान में रह रहे अपने नागरिकों को वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है। इनसाइडर पेपर नाम की न्यूज वेबसाइट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी दी। ब्रिटेन के अखबार द डेली एक्सप्रेस ने भी यह खबर छापी है। बताया जा रहा है कि अमेरिका बीते कम से कम 6 महीनों से अपने नागरिकों को ताइवान से निकालने का प्लान बना रहा था। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसका एक ही मतलब है। इसका मतलब यह है कि ताइवान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। चीन उस पर हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका यूं ही ताइवान से अपने नागरिकों को नहीं निकालेगा। उसे अपने नागरिकों की जान का डर सता रहा है और अमेरिका के नागरिकों की जान को खतरा तभी हो सकता है जब चीन ताइवान से जंग छेड़ दे। और इस खबर में दम इसलिए भी है क्योंकि चीन ने एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार अपने फाइटर जेट ताइवान की तरफ उड़ा दिए, जिसके बाद ताइवान ने लड़ाकू विमानों से लेकर जंगी जहाज और मिसाइलें तैनात कर दी। चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो ये तक ऐलान कर चुके हैं कि चीन ताइवान पर अपना राज कायम करके ही रहेगा, फिर चाहे उसके लिए चीन को ताकत का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। इसलिए चीन ताइवान की हवाई सीमा में अपने विमान उड़ाकर घुसपैठ करता रहता है। इस बार भी उसने अपने फाइटर जेट से लेकर बम बरसाने वाले 24 विमान ताइवान की तरफ भेज दिए। ताइवान ने दावा किया कि इनमें 10 विमानों ने मीडियन लाइन ही पार कर दी। मीडियन लाइन समंदर में बनी वो रेखा है जो चीन और ताइवान को एक दूसरे से अलग करती है। मीडियन लाइन पार हुई तो ताइवान भी एक्शन में आ गया और उसने चीन के विमानों पर नजर रखने के लिए आसमान में अपने फाइटर जेट छोड़ दिए, तो समंदर में जंगी जहाज उतार दिए और जमीन पर मिसाइलें तैनात कर दी। ताइवान का ये आक्रामक रवैया इसलिए देखने को मिला क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही करीब 6 घंटे के अंदर चीन के 37 जंगी जहाज ताइवान की हवाई सीमा में घुस गए थे। इधर गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण केस का आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो नए सिम कार्ड इस्तेमाल करने की वजह से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग से पुलिस ने उसे धर दबोचा। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के खेल से पर्दा उठने के बाद से बद्दो फरार चल रहा था और पुलिस से बचने के लिए वो करीब 10 दिन से अलग अलग शहरों में नाम बदलकर छिप रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो को पकड़ने के लिए उसके रिश्तेदारों के मोबाइल फोन सर्वेलेंस पर रखे गए थे। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान बद्दो ने नए सिम कार्ड से अपने एक रिश्तेदार को फोन किया, जिसकी वजह से वो नजर में आ गया। और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में मौजूद एक लॉज में बद्दो के छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर बद्दो और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो रात के वक्त 2 लोगों के साथ लॉज के अंदर जाता नजर आया
और पुलिस सूत्रों का कहना है कि गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद बद्दो बुरी तरह डर गया था और इसी वजह से वो पुलिस से बचने के लिए 31 मई को फरार हो गया था, क्योंकि उसे ये भनक लग चुकी थी कि गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जाल बिछाना शुरू कर दिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद गाजियाबाद पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में महाराष्ट्र के ठाणे में थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि केस दर्ज होने के बाद डर की वजह से बद्दो फरार हो गया था। पुलिस से बचने के लिए वो लगातार अपना ठिकाना भी बदल रहा था। इसीलिए उसे पकड़ने के लिए पुलिस उसके दोस्तों और रिश्तेदारों पर लगातार नजर रख रही थी। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों के लिए बद्दो मुंबई के वर्ली इलाके में छिपा रहा। बाद में वो नाम बदलकर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग की एक लॉज में छुप गया। सूत्र बताते हैं कि पुलिस को चकमा देने के लिए बद्दो ने लॉज में अपना नाम शाहबाज लिखवाया था, लेकिन इसके बाद भी वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में चल रहे गेमिंग ऐप से धर्मांतरण केस में नए किरदार बिलाल फिलिप की एंट्री हो गई। आरोप है कि उसके वीडियो का इस्तेमाल हिंदू नाबालिग लड़कों का ब्रेन वॉश करने के लिए किया जाता था। खुद को इस्लाम धर्म का प्रचारक कहने वाला बिलाल फिलिप भगोड़े जाकिर नाइक का दोस्त बताया जाता है। और गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के इस खेल में लड़कों को बरगलाने के लिए इसके वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 साल से गाजियाबाद धर्मांतरण गैंग के लोग बिलाल फिलिप के भाषण सुन रहे थे। आरोप है कि गिरोह के लोग लड़कों को गुमराह करने के लिए इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते थे। और पुलिस के मुताबिक बिलाल फिलिप का नाम 2021 में भी यूपी में धर्मांतरण से जुड़े एक मामले में सामने आया था। जांच एजेंसियों का कहना है कि बिलाल पिछले 4 साल में भारत के 12 से ज्यादा लोगों को बरगलाकर आतंकी बना चुका है। इसलिए जांच एजेंसियां उसके वीडियो खंगालने के साथ उसके मददगारों की तलाश में हैं, ताकि भारत में जहर फैलाने वालों पर लगाम लगाई जा सके। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक गेमिंग ऐप से धर्म बदलवाने के आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो को पुलिस सड़क के रास्ते महाराष्ट्र के ठाणे से यूपी के गाजियाबाद ला रही है। बद्दो को गिरफ्तार गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि इस तूफान का असर गुजरात के तटीय इलाकों में दिखने लगा है। वहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही 14 जून से 16 जून के बीच हो सकती है, जिसको देखते हुए कच्छ के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई, ताकि लोग समंदर के किनारे न जा पाएं, क्योंकि गुजरात के तटीय इलाकों में इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया। जिसके बाद कच्छ जिले के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई और स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। 14 से लेकर 16 तक जहां पर जो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ ये दिख रहा है। इस बीच गुजरात के बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया और वहां 10 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया, जिसका मतलब यह है कि काफी गंभीर रूप से चक्रवात बंदरगाह के ऊपर से गुजरेगा या इसके करीब तक आएगा। इस चेतावनी के बाद गुजरात के सारे विभागों को अलर्ट कर दिया गया, ताकि कोई भी बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। इस बीच गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज लगा दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में 2 ध्वज एक साथ चढ़ाए जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश के बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया। और यही वजह रही कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरात से टकराने से पहले वहां 2 ध्वज चढ़ा दिए गए। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारियों के मुताबिक किसी बड़े खतरे को टालने के लिए वहां एक साथ 2 ध्वज चढ़ाने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि 2 ध्वजा चढ़ाने के बाद भगवान द्वारकाधीश आने वाले संकट को टाल देते हैं। यही वजह रही कि गुजरात में इस तूफान की वजह से होने वाली बर्बादी से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में ये पताकाएं चढ़ा दी गईं। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि ये चक्रवाती तूफान 14 जून से 16 जून के बीच गुजरात में भयानक तबाही ला सकता है, जिससे बचने के लिए वहाँ तैयारियां तेज कर दी गयी। क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान बिपरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गईं। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। वहीं बिपरजॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए।
और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। इस बीच चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आने से पहले मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी किया और लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ रहे तूफान की आहट अभी से दिखने लगी है और समुद्र में ऊंची लहरें उठने के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे जाने वालों को खतरा हो सकता है। इस बीच महाराष्ट्र के रत्नागिरी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें समुद्र में उठी तूफानी लहरों ने किनारे पर मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लहरें इतनी विशाल थीं कि एक ही बार में उन्होंने किनारे पर बने कई कैंप को उखाड़ डाला। इसी तरह की ऊंची और तूफानी लहरों की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। मुंबई में भारी बारिश और तूफान की आशंका जताई गई और 15 जून को तूफान के पश्चिमी तटरेखा तक पहुंचने की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने महाराष्ट्र के सभी मछुआरों को समुद्र में जाने से मना करने के आदेश दिए हैं और लोगों से भी समंदर से दूर रहने को कहा गया है। उधर बिपरजॉय तूफान की आहट से पाकिस्तान भी सतर्क हो गया। पाकिस्तान के द नेशन नाम के अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां कराची के कमिश्नर ने एक आदेश जारी कर समंदर में लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। द नेशन अखबार के मुताबिक जो आदेश कराची के कमिश्नर की तरफ से जारी किया गया, उसमें मछुआरों को भी समंदर में जाने की इजाजत नहीं दी गई। इतना ही नहीं, बताया गया कि बिपरजॉय तूफान से अलर्ट पाकिस्तान की नौसेना के जवान कराची से लेकर ग्वादर तक गश्त कर रहे हैं। हालांकि बिपरजॉय तूफान अभी कराची से काफी दूर है, लेकिन पाकिस्तान के मौसम विभाग ने तूफान की वजह से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई, इसलिए तूफान से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई। इधर मध्य प्रदेश के खंडवा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने मिलकर एक बुजुर्ग सुरक्षा कर्मी की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो लोग बुजुर्ग को पीटते नजर आए। सामने आए वीडियो में 2 लोग बुजुर्ग का हाथ पकड़कर उन्हें जमीन पर गिराने की कोशिश करते दिखाई पड़े। हालांकि इस दौरान उन्होंने उनसे बचने की कोशिश भी की, लेकिन तभी वो जमीन पर गिर गए, जिसके बाद एक आदमी ने उनके हाथ को पकड़ लिया और दूसरे ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। हालांकि बुजुर्ग को काफी देर पीटने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए, लेकिन उन्हें मारपीट में काफी चोटें आईं, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई। उधर कंगाली में भी पाकिस्तान की सरकार सेना पर पैसा लुटाने में पीछे नहीं हटी। पाकिस्तान सरकार ने बजट में सेना पर दिल खोलकर पैसे लुटाए। आर्थिक तंगी के बावजूद उसने सेना के रक्षा बजट में करीब 16% की बढ़ोतरी कर दी। यानी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पाकिस्तान पिछले कई महीनों से बुरी तरह आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है, लेकिन इसके बावजूद शहबाज सरकार ने रक्षा बजट में 15.5% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। 2020 के बाद पहली बार पाकिस्तान ने डिफेंस बजट में बढ़ोतरी की, लेकिन पहले से महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के लोगों को वहां की सरकार ने इस बजट में जोरदार झटका दिया। वहां अब रेस्टोरेंट में क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान करने पर लोगों को 5% का टैक्स देना होगा। हालांकि शहबाज सरकार के बजट में विदेशी गाड़ियों के इम्पोर्ट पर लगने वाले टैक्स को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया। इधर टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कारोबारी जहूर बटाली के कई ठिकानों पर छापेमारी की। जहूर बटाली को इसी मामले में 2017 में गिरफ्तार किया गया था, जिन पर शिकंजा कसते हुए एनआईए ने कुपवाड़ा में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस दौरान कारोबारी जहूर बटाली की 17 संपत्तियों को सीज कर लिया गया। उन पर हवाला के जरिए टेरर फंडिंग का आरोप है। जांच एजेंसी ने उनके ठिकानों पर इस साल में ये तीसरी बार कार्रवाई की। इससे पहले इसी साल जनवरी और फिर मई में जहूर बटाली की कुछ संपत्तियां सीज की गई थी। इसी मामले में उन्हें 2017 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जहूर बटाली मेडिकल जाँच के आधार पर पिछले साल फरवरी में जेल से बाहर आए, लेकिन उसके बाद से ही उन्हें नजरबंद रखा गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बीजेपी और आरएसएस के कुछ नेताओं की टारगेट किलिंग का प्लान बनाया था। खबर है कि इसी साल जनवरी में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार आतंकी जगजीत सिंह और नौशाद से पूछताछ में पुलिस को यह अहम जानकारी मिली, जिनसे इस बात का पता चला कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत में टारगेट किलिंग का खतरनाक प्लान बनाया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि आईएसआई ने कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सुहेल का गठजोड़ तैयार किया। इसके बाद अर्शदीप डल्ला ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार आतंकी जगजीत सिंह को पंजाब में बीजेपी और आरएसएस के कुछ नेताओं की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यही काम लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी सोहेल ने नौशाद को दिया, लेकिन उसे टारगेट किलिंग के लिए दिल्ली एनसीआर का इलाका दिया गया। उधर अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बाइडेन सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी कि चीन की सेना ने ही वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कोरोना वायरस बनाया था और चीन इसका इस्तेमाल जैविक हथियार के तौर पर करना चाहता था। यानी अब तक जिसके लिए चीन पर शक जताया जा रहा था, उस पर अमेरिका ने मोहर लगा दी।
क्योंकि अमेरिका में कोरोना पर रिसर्च करने वाली टीम ने अपनी जांच में ये साफ पाया कि इस महामारी को फैलाने में चीन की सेना का ही हाथ है। आरोप है कि चीनी सेना ने न सिर्फ उसके लिए फंडिंग की बल्कि उसकी देखरेख में ही वहां के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को तैयार किया। इसके साथ ही अमेरिका ने इस बात पर भी मोहर लगा दी कि चीन की सेना ने जैविक हथियार के तौर पर कोरोना वायरस को बनाया, जिसका मतलब है चीन ने जानबूझकर इस महामारी को पूरी दुनिया में फैलाया। वो यही चाहता था कि इसकी चपेट में आकर करोड़ों लोग अपनी जान गंवा दें। अमेरिकी मीडिया का आरोप है कि चीन दुनिया के ज्यादातर देशों को कोरोना वायरस के जरिए बर्बाद करने की फिराक में था। इधर दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में एक फैशन शो के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ और एक मॉडल की मौत हो गई, जबकि एक लड़का घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि फिल्म सिटी के एक स्टूडियो में फैशन शो चल रहा था और इसी दौरान एक मॉडल पर लाइटिंग ट्रस गिर गया। लाइटिंग ट्रस लाइट लगाने वाला वो लोहे का खंभा होता है जिसका इस्तेमाल फैशन शो जैसे आयोजनों में किया जाता है, और इसी के गिरने से एक मॉडल की मौत हो गई, जबकि रैंप पर लड़की के पीछे खड़ा एक लड़का भी घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक तरफ रैंप पर लोहे के खंभे पड़े हुए दिखे और दूसरी तरफ एक लड़की बेहोश पड़ी नजर आई जिसे लोगों ने घेर रखा था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आयोजकों की लापरवाही सामने आई। 4 संदिग्ध अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। हादसे के तुरंत बाद फैशन शो बंद कर दिया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त वहां 30 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इस बीच मुंबई पुलिस ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सागर बर्वे नाम के इस आरोपी ने 2 दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट के जरिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार की हत्या करने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने मुंबई पुलिस से की थी। पुलिस के मुताबिक पुणे के रहने वाले सागर बर्वे नाम के आरोपी ने फेसबुक पर एक फर्जी अकाउंट बनाकर शरद पवार को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद मुंबई की क्राइम ब्रांच ने उसे पुणे से धर दबोचा। इस मामले में पुलिस आरोपी सागर बर्वे से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश में जुट गई कि उसने ये धमकी किसके कहने पर दी। इधर बिहार के सीवान में पुलिस ने सऊदी अरब से पैसे मंगाकर पाकिस्तान भेजने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर हवाला कारोबार करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी भोले भाले लोगों को लालच देकर पहले बैंक में उनके खाते खुलवाते थे और उसके बाद उनके ही खाते में सऊदी अरब से पैसा मंगवाकर उसे दूसरे देशों में भेज देते थे। प्रारंभिक जांच किया, उसमें एक दिन में 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन पाकिस्तान के किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लगातार पाकिस्तान पैसे भेज रहे थे, इसीलिए पुलिस आतंकी साजिश के एंगल से भी मामले की जांच में जुट गई। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के पास से कुछ हथियार और कई डेबिट कार्ड भी बरामद किए गए। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारने के बाद परमाणु मामले से जुड़े खुफिया दस्तावेज अपने घर ले गए थे। इतना ही नहीं, आरोप यह भी लगाया गया कि उन्होंने ये दस्तावेज अपने बाथरूम में छिपा दिए थे, जिसके बाद एफबीआई ने ट्रंप के घर और क्लब पर छापे मारे थे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेजों के केस में लगाए गए 37 आरोपों को सार्वजनिक कर दिया गया। इनमें से 31 आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को जानबूझकर अपने पास रखने के हैं। इसके अलावा उन पर झूठे बयान देने, दस्तावेज होने की बात छिपाने और न्याय में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए। अब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। वहीं ट्रंप ने इन सारे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि उनके समर्थकों को भटकाने के लिए उनके खिलाफ एक के बाद एक बड़ी साजिश रची जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक तालाब में डूबने से 3 लड़कों की मौत हो गई। एयरपोर्ट रोड पर बने इस तालाब को ब्लू वाटर के नाम से भी जाना जाता है। वहां 4 लड़के स्विमिंग करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन स्विमिंग के दौरान इनमें 3 लड़के डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। लड़कों के डूबने की खबर मिलते ही पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। बचाव दल ने ब्लू वाटर तालाब में डूबे लड़कों की तलाश में देर शाम तक सर्च ऑपरेशन चलाया और कई घंटों की मशक्कत के बाद 2 लड़कों के शव बरामद किए गए, लेकिन एक का पता नहीं चल पाया क्योंकि अंधेरा होने की वजह से बचाव दल ने तलाशी अभियान को रोक दिया। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट के सामने बने ब्लू वाटर तालाब में पानी भरा देखकर चारों लड़के तैरने उतरे थे। हालांकि लड़कों को पानी की गहराई का अंदाजा नहीं था, जिस वजह से वो तैरते तैरते गहराई में चले गए और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। इस बीच पाकिस्तान में आई भारी बारिश ने तबाही मचा दी, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि 145 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पाकिस्तान की आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक भारी बारिश के साथ 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चली, जिसकी चपेट में आने से कई मकान मलबे में तब्दील हो गए, पेड़ उखड़ गए। इतना ही नहीं, बिजली के पोल तक धराशायी हो गए और मुश्किल में फंसे लोगों का राहत बचाव दल ने रेस्क्यू किया। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बारिश पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू, लक्की मरवत और करक जिलों में सबसे ज्यादा तबाही लेकर आई, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई, जबकि 145 लोग घायल हुए। पहले से आर्थिक कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान के लिए भारी बारिश नई मुसीबत लेकर आई, जिसमें कई लोग बेघर हो गए। उधर फिलीपींस में फिर से माउंट मेयोन ज्वालामुखी के भड़कने से हड़कंप मच गया। वहां ज्वालामुखी भड़कने से लावा के टुकड़े 2 किलोमीटर दूर तक उड़ गए और आसमान धुएं से भर गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें ज्वालामुखी के मुहाने से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। हजारों लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। वहां की सरकार ने जहरीले धुएं से बचाने के लिए करीब 12,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया। साथ ही 6 किलोमीटर तक के इलाके को डेंजर जोन घोषित कर दिया
और लोगों से ज्वालामुखी के 6 किलोमीटर के आसपास न जाने की अपील भी की गई। जानकारी के मुताबिक माउंट मेयोन फिलीपींस की राजधानी मनीला से 330 किलोमीटर दूर है और वहां का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी माना जाता है। इस बीच करीबियाई देश क्यूबा में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। वहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सैकड़ों मकान डूब गए, जिसकी वजह से उनमें रह रहे लोग फंस गए, जिनके रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। क्यूबा में आई इस भीषण बाढ़ की कई तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में क्यूबा के एक इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसमें कई सड़कें और सैकड़ों मकान डूबे नजर आए। देखकर ऐसा लगा मानो घरों के सामने से नदी गुजर रही हो। वहां कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से लोग अपने घरों में फंस गए, जिनको वहां से निकालने के लिए सेना को बुलाना पड़ा, जिसके बाद घरों और खेतों में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। इधर कर्नाटक के विजयपुर में भगदड़ में 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना उस वक्त हुई जब वहां बैलगाड़ियों की रेस कराई जा रही थी। तभी एक बैल ने कई लोगों पर हमला कर दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कई बैल दौड़ते नजर आए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोग बैलगाड़ी रेस का लुत्फ उठाते दिखे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक बैल की रस्सी छूट गई, जिससे वो बेकाबू हो गया और उसने वहां मौजूद लोगों पर हमला बोल दिया, जिसमें वहां भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान उस बैल ने एक आदमी को निशाना बनाया और अपने सींग से उसे पटक दिया। वो बैल उस पर तब तक हमला करता रहा जब तक वो आदमी बेहोश नहीं हो गया। इस भगदड़ में 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। इस बीच छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। बताया गया कि वहां गाना बदलने की वजह से एक लड़के ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसके पेट में चाकू फंस गया और इसी हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वहां अस्पताल के स्टाफ से परिवार वालों की बहस हो गई और इस दौरान लड़के के पेट में चाकू फंसा रहा। ये चाकू आधा अंदर घुसा हुआ। पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक शादी समारोह के दौरान डीजे के गाना बदलने की वजह से कुछ लड़कों में विवाद हुआ और एक लड़के ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल लड़के को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की वजह से उसे मेडिकल कॉलेज भेजा गया और उसका इलाज कराया गया। थाना सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर विवेचना की जा रही है। वहीं इस हमले के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, लेकिन किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इधर पटना में एक अधिकारी के हाथ से कागज फिसलने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए, क्योंकि उस अधिकारी के हाथ से शिकायत का एक कागज जमीन पर गिर गया था, जिसे उठाकर उसने नीतीश कुमार की टेबल पर रख दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार उस अधिकारी के ऊपर भड़क गए। उनका यह गुस्सा पटना में लगे जनता दरबार में दिखा। ये घटना उस वक्त हुई जब वो एक फरियादी की समस्या को सुन रहे थे। तभी वहां खड़े अधिकारी के हाथ से शिकायत का कागज नीचे गिर गया, जिसके बाद नीतीश कुमार गुस्से में आ गए। हमारा तो जूता है नीचे गिरा के यहाँ लाते हो, हम इसको कहे हाथ से पकड़े बोलो। बाद में नीतीश कुमार ने उस कागज को बिना हाथ में लिए पढ़ा और शिकायत का समाधान करने का निर्देश दिया। उधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहा किसानों का विरोध अचानक तेज हो गया और किसानों ने नेशनल हाईवे को जैम कर दिया। सूरजमुखी की फसल को एमएसपी पर खरीदने की मांग कर रहे किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिन्हें सरकारी अफसरों ने बातचीत के लिए बुलाया था। लेकिन बातचीत नाकाम होने के बाद किसान हाईवे की तरफ पहुंच गए। किसानों के नेशनल हाईवे पर पहुंचते ही वहां हंगामा मच गया। किसानों ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी मांगे मनवाने के लिए सीधा दिल्ली तक मार्च करेंगे। किसानों की अगुवाई कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने भी एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर दी। छोड़ दो किसानों को, इनसे बातचीत शुरू कर लो, एमएसपी पर खरीद शुरू करवा दो। हरियाणा सरकार ने किसानों से हाईवे जैम न करने की अपील की और किसानों से भी हम अनुरोध करेंगे कि इसको बैठ के निपटाया जाए, सड़कों पे आना कोई सलूशन नहीं है। एमएसपी किसी भी फसल की न्यूनतम कीमत होती है जिस पर सरकार उस फसल को किसान से खरीदती है। किसानों की मांग है कि सूरजमुखी की फसल सरकार एमएसपी पर खरीदे। इस बीच अमेरिका के फिलाडेल्फिया में तेल के एक टैंकर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि इसने कुछ ही देर में पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे हाईवे पर बना फ्लाईओवर ढह गया। इस खौफनाक घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें बीच हाईवे से भीषण आग की धधकती लपटें उठती नजर आईं और आसपास काफी दूर तक काले धुएं का गुबार छा गया। बताया गया कि अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हाईवे पर तेल से भरे टैंकर में अचानक आग लगी, जिसके बाद फ्लाईओवर के नीचे जोरदार धमाका हुआ और फ्लाईओवर का हिस्सा ढहकर नीचे गिर गया। जिसकी जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पहुंची, लेकिन हाईवे पर भड़की आग को काबू करने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। वहीं आसपास फ्लाईओवर का मलबा इकट्ठा हो गया और वहां से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। इधर उत्तर प्रदेश के बस्ती से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां एक बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। बताया गया कि पिता ने बेटे को बैंक से लिए लोन को चुकाने के लिए बोला था, क्योंकि बेटे ने पिता के नाम पर 40,000 रुपए का लोन लिया था, जिसकी वजह से पिता और बेटे में विवाद हो गया। और आरोप है कि इस बात से आरोपी बेटा इतना नाराज हुआ कि उसने फावड़े से पिता पर कई बार वार कर दिया, जिसकी वजह से पिता की मौत हो गई। इतना ही नहीं, हत्या के बाद आरोपी बेटा थाने पहुंचा और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अभियुक्त को गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं पुलिस ने हत्या में शामिल हथियार को जब्त कर लिया। इस बीच झारखंड के संथाल परगना में मिल रही घुसपैठ की शिकायतों पर राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। आरोप है कि गंगा नदी के जरिए बांग्लादेश के लोगों ने इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश की।
और आरोप है कि इस वजह से झारखंड के संथाल परगना में मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई, क्योंकि झारखंड का संथाल परगना बांग्लादेश से महज 50 किलोमीटर दूर है और यहाँ से गुजरने वाली गंगा नदी बांग्लादेश जाती है। लेकिन आरोप है कि गंगा नदी के जरिए ही झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेश के लोगों ने घुसपैठ की कोशिश की। और आरोप है कि इस वजह से संथाल परगना के गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और बढ़ती आबादी पर राज्य सरकार से सवाल पूछे और जिसके बाद राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। इसके साथ ही आरोप है कि इन घुसपैठियों ने आधार कार्ड और वोटर आईडी तक बनवा लिए हैं। इधर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद अब वियतनाम भी खरीदेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से वियतनाम को आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल देने की तैयारियां अंतिम दौर में है और दोनों देशों के बीच इस पर 19 जून को सहमति भी बन सकती है, क्योंकि 19 जून को वियतनाम के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत को वियतनाम की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की 3 या 5 यूनिट के लिए ऑर्डर मिल सकता है। पिछले साल भारत ने फिलीपींस को इस खतरनाक मिसाइल की 3 यूनिट दी थी। वियतनाम के अलावा इंडोनेशिया ने भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी और अब वियतनाम भी भारत में बनी इस धाकड़ मिसाइल को अपनी सेना में शामिल कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की सुपरसोनिक स्पीड और सटीक निशाने का लोहा दुनिया मानती है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट, जहाज और जमीन के साथ ही पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस बीच उत्तर प्रदेश के आगरा से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक वेब सीरीज देखकर बेटी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी और शव को यमुना नदी के किनारे फेंक दिया, जिस पर चाकुओं से गोदे जाने के कई निशान मिले। पुलिस ने जांच के बाद हत्या में शामिल महिला की बेटी और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि हत्या से पहले आरोपियों ने वेब सीरीज और एक फिल्म देखी जिसमें हत्या और सबूत मिटाने की कहानी थी। हालांकि पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक शख्स पर राजनीतिक बहस की वजह से एक बुजुर्ग को गाड़ी से रौंदकर मार डालने का आरोप लगा। जिस शख्स की मौत हुई वो शादी में शामिल होने आया था और बारात लौटते समय वो जिस गाड़ी से लौटा उसी के ड्राइवर पर उसे कुचलने का आरोप लगा। उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि सफर के दौरान बुजुर्ग और गाड़ी के ड्राइवर अमजद की बहस हो गई, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि ड्राइवर ने बुजुर्ग को गाड़ी से रौंद डाला। बुजुर्ग के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि बहस के दौरान अमजद नाम के ड्राइवर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपशब्द कहे और जब बुजुर्ग ने उसे रोका तो उसने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया। गाड़ी के ड्राइवर अमजद पर बुजुर्ग के परिवार ने आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर उन्हें रौंदा, क्योंकि उन्होंने उसे यूपी के सीएम को बुरा भला कहने से रोका। योगी को गाली दे रहा था, विरोध किए, क्यों गाली दे रहे हो? गाड़ी में सवार दूसरे लोगों ने बताया कि बुजुर्ग अपनी जान बचाने के लिए करीब 10 मिनट तक गाड़ी का शीशा पकड़कर लटके रहे और गाड़ी रोकने की गुहार लगाते रहे, लेकिन ड्राइवर नहीं रुका, जिसके बाद उस पर जानबूझकर बुजुर्ग को कुचलने का आरोप लगा। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक सरकारी इमारत में अचानक आग लग गई। सतपुड़ा भवन नाम की जिस इमारत में आग लगी उसमें कई सरकारी विभागों के दफ्तर हैं। फौरन आग को बुझाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन आग बढ़ती चली गई। शुरुआत में यह आग केवल उस इमारत की 3री मंजिल पर लगी, लेकिन बहुत जल्द आग फैलने लगी। इमारत की कुछ और मंजिलें आग की चपेट में आ गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की खबर आई, हालांकि आग से हुए नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। माना जा रहा है कि कई सरकारी विभागों के अहम दस्तावेज भी आग की भेंट चढ़ गए। खबर है कि आग को बुझाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मदद मांगी। रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स को AN-32 प्लेन भेजने को कहा। वहीं वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को भी काम पर लगाए जाने की खबर है। इतने बड़े सवाल हो गए, उत्तर सब कंगाल हो गए। इतने बड़े सवाल हो गए, उत्तर सब कंगाल हो गए। जिनमें थी विनम्रता आज वही विकराल हो गए। सौबात के एक बाद कई संदेश ने कुछ तो माला माल हो गए, कुछ के खस्ता हाल हो गए। राजनीति के इस जादू में कितने नए कमाल हो गए। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, और फिर होगा सौबात की बात।